नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में टेस्ट कोच बाय एस चंद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे 2024 के CUET एग्जाम के हिंदी के प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स के पार्ट 2 की। हमने पिछली कक्षा में 1 से लेकर 25 प्रश्नों को हल किया था और देखा था कि इनके उत्तर क्या मिले हैं। साथ ही साथ मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने उत्तर दिया होगा और उसको सही भी लगाया होगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि सर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आखिर इसमें जो ऑप्शंस हैं वो तो गलत दे रखे हैं। आइए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले तो मेरे बारे में मैं बता दूं, मेरा नाम प्रवीण दीक्षित है, जैसा कि आप जानते हैं, और हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर यानी मास्टर्स डिग्री करने के बाद पिछले 10 वर्षों से कई सारे स्टूडेंट के साथ मैं जुड़ा रहा हूं और अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी में उनका सहयोगी रहा हूं। चाहे वो UPPSC हो, बिहार PSC हो, MPPSC हो या बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, जहां जहां हिंदी पूछी गई वहां वहां मैं सहयोग के लिए आपके समक्ष आता रहा हूं। आज मैं आपके लिए आया हूं CUET के लिए, और CUET 2025 की तैयारी करने से पहले हमारा प्रयास यह है कि हम 2024 के प्रश्न पत्र, 2023 के प्रश्न पत्र, 2022 के प्रश्न पत्रों को देख लें, ताकि हमें यह निश्चित रूप से समझ आ जाए कि आखिर परीक्षा का स्तर क्या होगा, परीक्षा में प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों को हल करने से हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि पिछली कक्षा में 25वें प्रश्न तक हम लोग बात कर चुके थे, जिसमें ये प्रश्न हो चुका था। देखिए, थोड़ा से प्रश्न देख लेते हैं हम लोगों ने कौन कौन से प्रश्न देखे थे। ये इसलिए देखना जरूरी है ताकि हमको ये समझ आ जाए कि प्रश्न कहां कहां से पूछे जा रहे हैं, उनका स्तर क्या है। अब जैसे यहां देखें हम, तो वर्णमाला से एक भी प्रश्न है नहीं, लेकिन जैसा आपने देखा पिछली बार संधि के कुछ प्रश्न थे, और अगर आप संधि पढ़ना चाहते हैं तो संधि के लिए वर्णमाला आपको आवश्यक तत्व के रूप में देखने को मिलेगी, इसलिए वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने बात की संधि पर प्रश्न वैसे तो कल नहीं था, आज प्रश्न मिलेगा यहां पर, है ना, 26, 28 ये मिलेंगे। उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्न हमने कल देखे थे, है ना। संज्ञा सर्वनाम के प्रश्न हम लोगों ने देखे थे, ये 25 तक पूरा हो गया। 7, 8, 22, 23, 24, 25 ये सारे प्रश्न थे लास्ट में, है ना, इन पर हमने बात भी की थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखो, ये पर्यायवाची के 2 प्रश्न हमने देखे थे, ये हमने 3 प्रश्न जो है वो विलोम शब्द के देखे थे। इसके अलावा हमने देखा था ये 19वां और 20वां प्रश्न लोकोक्ति मुहावरे का था, है ना, इस तरह के प्रश्न हमने देखे थे। इसके अलावा ये अपठित गद्यांश पद्यांश के कुछ प्रश्न हमने देखे थे, जो कि अब पूरे हो चुके हैं। साथ ही साथ पत्र के प्रश्न देखे थे हमने, करीबन 4 प्रश्न थे, इस पर हमने बातचीत भी की थी और समझने का प्रयास भी किया था। आज के प्रश्न देखें आप तो काव्य शास्त्र से दिखाई दे रहे हैं, रचनाएं और रचनाकारों से दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा जैसे विराम चिन्ह हो गया, ये अव्यय विकारक से हो गए, या आपका देखिए तत्सम तद्भव का प्रश्न है, ये अनेकार्थी, शब्द युग्म और वर्तनी और वाक्य शुद्धि के प्रश्न है। इसके अलावा उपसर्ग, समास, संधि इसके प्रश्न है ना। तो इनको हम लोग देख लेते हैं, आज के प्रश्नों को हल करते हैं। लेकिन उससे पहले कल का ये प्रश्न, और इस प्रश्न के अंदर बड़ा कंफ्यूजन हमने देखा। यहां लिखा हुआ है कि गद्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों के सही वर्णानुक्रम का चयन कीजिए। अब हमारे दिमाग में पहली बात तो यह आई कि सर वर्णानुक्रम गद्यांश में प्रयुक्त, तो गद्यांश में तो सबसे पहले शब्द देखने को मिला था अधिकार, और सबसे आखिरी में दिखा था आयातीत और आत्मनिर्भरता। तो उसके अनुसार तो आयातीत जो है वो लास्ट था, है ना, ये लास्ट में था, और ये वाला फर्स्ट में था। लेकिन हमको बी यहां दिखता जरूर है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा, और ए जो है वो लास्ट में दिखना चाहिए, जो कि दिख ही नहीं रहा है। ना ई है, ई है, ई है, सी है। तो आखिर ये लफड़ा क्या है सर? ये प्रश्न कैसे हल करना था भाई? इसके अंदर करना यह था कि इसको वर्णानुक्रम करना था, सही वो भी वर्ण को अनुक्रम, यानी अनु मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, आरोही क्रम में जमाना था। तो हमने करना है इसमें ये कि सबसे पहले तो हमको, जब तक, जैसे मैंने कल कहा था ना कि वर्णमाला का मामला है भाई, वर्णमाला का जो मामला है
वो जिसने अच्छे से पढ़ लिया उसके लिए ये समस्याएं हल हो जाएंगी, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए ये समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो वर्णमाला का प्रश्न है, देखिए एक वर्णमाला का प्रश्न मिला हमको, देखिए जरा कैसे होगा। सबसे पहले कहानी है यहां पर, यहां है आ उ और न। अब यहां अगर आप देखें तो न एक व्यंजन है और व्यंजन स्वरों के बाद ही आता है, तो इसी वजह से ये जो ई है ये हमको लास्ट में दिख रहा है। देखो ये ई, ये सी लिख रखा है, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। चौथा प्रश्न, चौथा ऑप्शन। अब हमारे पास 3 बचे, 3 में से अब कौन सा सही होगा, तो देखते हैं। यहां पर अ है जो कि पहले आएगा, तो सबसे पहला तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा लास्ट, है ना। अब सेकंड और थर्ड को देख लेते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ क्या होगा। यहां पर आ है, यहां पर भी आ है, यहां पर ऊ है, और ये जो ऊ है ये इन दोनों के बाद ही आएगा, मतलब ये हो गया फोर्थ। तो सेकंड थर्ड का मामला समझ लीजिए। यहां पर आ और यहां पर आ, तो आ से आ गया, अब यहां पे बचा य और यहां बचा त। पहले त आता है या य आता है, आप खुद बताइए। पहले तो क्या आ जाएंगे, क ख ग ग च च ज य ट ठ ड ड न त थ द द न प प ब ब म, तो त आ जाएगा ना, स्पर्शी व्यंजन आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा सेकंड और ये आ जाएगा थर्ड। ठीक है, तो जो सही क्रम होगा वो होगा बी सी ए डी ई, बी सी ए डी ई, और ये आपका मिल गया आंसर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर था इसका। कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, उनको सभी को बधाई, वह सभी बधाई के पात्र हैं अगर वो इस लॉजिक के साथ इसको हल कर पाए, वरना बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ दिया होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक 25 से लेकर 50 तक का सिलसिला हम शुरू करें, उससे पहले आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इसके अंदर मॉक टेस्ट दे रखे हैं, उसको हल करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी इसके अंदर सुविधाएं उपलब्ध हैं। 100% ऑनलाइन कोचिंग आपको यहां पर मिलेगी, एक्सपर्ट गाइडेड प्रिपरेशन मिलेगा, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहां पर अवेलेबल हैं, एक पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए स्पेशली आएगा, स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल है अप टू 50%। तो ये एक अच्छी शुरुआत है आप लोगों के लिए, आपकी एग्जाम्स की पूरी तैयारी कराने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 26। पिछली कक्षा में हम लोग 25 प्रश्न कर चुके हैं, 26वां प्रश्न आपके सामने है। आज की कक्षा पूरी होने के बाद आप मुझे यह बता के जाएंगे कि 50 में से आपका स्कोर क्या रहा। 50 में से अगर मैं 50 के 50 प्रश्न कर दूं तो मैं क्या लेकर आऊंगा, और आपको कैसे जोड़ना है। आपको जोड़ना है, एक सही उत्तर के लिए आपको जोड़ना है 5 अंक, ठीक है, और एक गलत आंसर के लिए आपको कर देना है -1 मार्क्स। इसी तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो देखेंगे 50 के 250 मार्क्स बनेंगे, और इन 250 मार्क्स में से आपको कितने अंक आए, गलत कितने किए थे, सही कितने किए थे, और उसके अनुसार आप सोच के देखिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, बताइए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, बताओ जरा। आसान प्रश्न है ना। जिन लोगों ने गलती से बड़ी स्पीड में 3 लगा दिया है उनका उत्तर गलत हो चुका है। क्यों सर? अरे भाई, संधि के 3 भेद होते हैं, है ना। संधि के भेद बिल्कुल सही है, 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सही है ना। लेकिन स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद माने गए। कौन कौन से नाम बताइए। नाम में पहला भेद हो जाएगा कौन सा, कहां लिख दें, यहीं लिख देता हूं। हाँ, तो सही उत्तर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर 4 बन गया। इसके 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, है ना। इसके अंदर सबसे पहले हो जाएगा दीर्घ संधि, दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इस तरह से हमारे पास में 5 स्वर संधि के जो भेद हैं वो ये हुए। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 27, रस छंद अलंकार काव्य शास्त्र से प्रश्न है। बताना है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार।
और इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? सोरठा, कुंडलिया, बरवे या दोहा। बहुत आसान सा मामला है। अगर आपने मात्रिक छंद पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि यहां पर मात्र 2 लाइन है, 2 लाइन के अंदर यहां कॉमा लगा है, यहां कॉमा लगा है, यहां पर पूर्ण विराम लगे हैं और यानी 4 चरण हो गए। 4 चरण वाला कुंडलिया नहीं होता है, पहली बात है ना। अब इसकी जरा मात्रा देख लें। देखिए छंद का मामला कैसा है। छंद में 3 प्रकार के, वार्णिक, मात्रिक और मुक्त, है ना। और इस मात्रिक में फिर 3 प्रकार के, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक वो जिसके सभी चरणों में मात्राएं समान होती हैं। अर्ध सममात्रिक वो जिसके पहले, तीसरे, पांचवें में समान मात्रा और दूसरे, चौथे में समान मात्रा, मतलब कि विषम चरणों में समान मात्रा हो और सम चरणों में भी समान मात्रा हो तो अर्ध सममात्रिक। और विषम मात्रिक में अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार की मात्राएं, अधिकतर प्राय इन ये जो विषम मात्रिक छंद होते हैं इसमें 2 छंद मिलकर एक छंद बनाते हैं। जैसे कुंडलिया, दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस रोला मिलके बनाता है कुंडलिया, है ना। तो ये तो विषम मात्रिक हो गया, इसको तो हम हटा ही देंगे। अब हमारे पास में बचा बरवे, दोहा या सोरठा। तो जिन लोगों ने मात्राएं याद कर रखी होंगी उनके लिए ये आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? देखिए बता देते हैं। जिन लोगों ने मात्राएं याद रख रखी हैं उनके लिए दोहा 13-11, 13-11, सोरठा इसका उल्टा होता है तो 11-13, 11-13, और बरवे का जो मात्रा है वो है 12-7, 12-7। ठीक है, इस तरह से ये बनते हैं। तो ये तीनों के तीनों देखा जाए तो अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि इनके विषम चरणों की मात्रा समान है, सम चरणों की मात्रा समान है। इसके विषम चरणों की मात्राएं समान है, सम चरणों की मात्राएं समान है। ये भी विषम चरणों की मात्राएं समान है, सम चरणों की मात्राएं समान है। तो ये कुंडलिया तो मामला वैसे ही अलग हो गया, है ना। ये कुंडलिया तो विषम मात्रिक हो गया, ये तीनों हो गए अर्ध सम मात्रिक। अब हमको मात्राएं गिनना आना चाहिए, तो चलिए जरा मात्राएं गिन लेते हैं। देखें जरा, 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1, कितनी हो गई भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गई 13 मात्राएं। देखा जाए तो हमको उत्तर मिल चुका है, दोहा इसका सही उत्तर है। आगे भी देख लेते हैं। देखो इस बहाने आपकी मात्राएं गिनने का आपको हैबिट हो जाएगी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो गई 13 मात्रा, 11 मात्रा, 13 मात्रा, 11 मात्रा और ये सही हो गया दोहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक अगला, पसेरी शब्द में कौन सा समास निहित है? अब प्रश्न तो बहुत आसान है, आप उत्तर लगा भी सकते हैं और लगा देंगे सही भी हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ओपन भी कर लेते हैं। देखें जरा, कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान प्राप्त होता है। क्या होता है? विशेषण विशेष्य की बात होती है, कर्मधारय होता है। तत्पुरुष जब कारक का लोप होता है, कारक लोपे, है ना, कारक लुप्त हो जाते हैं तो तत्पुरुष समास बनता है। द्वंद्व समास, माता पिता योजक चिन्ह लगा होता है, दोनों बराबर के होते हैं तो द्वंद्व समास बनता है। और सही उत्तर जो यहां पर बन गया वो बन गया द्विगु। कारण क्या है? पसेरी शब्द का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? किसी चीज को तौलने के लिए। और किस चीज को तौलने के लिए? तो पसेरी शब्द बना किससे है? पसेरी शब्द बना है 5 शेर का समाहार। ये इसका समास विग्रह कर दिया मैंने। क्या होगा? 5 शेर, शेर मतलब आप सामान्य तरीके से देखो तो किलो,
ठीक है, तो 5 किलो का समाहार, 5 किलो का समूह, समूह समाहार की जब बात हो जाए, 5 शब्द आ गया, ये सब संख्यावाचक हो गया, संख्या हो गई, तो पहला पद संख्या, दूसरा पद संज्ञा, और 5 शेर का समाहार बन के क्या बन गया, द्विगु। तो यहां पर जब पसेरी शब्द की बात करें तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। बात समझ में आ रही है? समास को इतना डीप अगर हमने नहीं पढ़ा, अगर इस चीज को बारीकी नहीं समझी, वहां गलतियां करते हैं, और खास तौर पर आप जो गलतियां करते हैं वो इन दोनों में करते हैं। ठीक है, इन दोनों में तो कम होती है, लेकिन अब देखो इस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे तो यहां भी गलतियां करना हम रुकेंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न, ये व्याकरण से है। ठीक है, व्याकरण क्या पूछ रहा है कि जहां किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ये देखिए अलंकारों की बात चल रही है, अलंकार पे बहुत ध्यानपूर्वक बात समझिएगा। जहां किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होता है, मतलब एक शब्द है लेकिन अर्थ बहुत सारे हों, चिपके हुए हों, श्लिष्ट हों, श्लेष अलंकार बनता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, श्लेष अलंकार है। बिल्कुल सही बात बोली। यह वाला कथन कैसा है? कथन एकदम करेक्ट है। आगे देखिए, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब देखो क्या हो गया, जिन्होंने अलंकार सही नहीं पढ़ा उनको कंफ्यूज हो जाएंगे वो यमक और श्लेष में। श्लेष में, अच्छा एक और मैं नाम लिख लेता हूं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, तीनों में एक चीज बताता हूं। जब शब्द की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति बार बार हो जाए लेकिन अर्थ समान निकले तो वहां पर अनुप्रास होता है। जैसे हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास में। अब यहां उत्तरा और उत्तरा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, तो यहां पर अनुप्रास हो रहा है। और अगर अनुप्रास के मैं भेद की बात करूं तो वहां लाटानुप्रास है ना। अब यहां देखिए यमक, तो यमक में शब्द तो एक बार नहीं एक से अधिक बार रहेगा। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। यहां पर कनक कनक 2 बार शब्द आए, शब्दों के दोनों बार दोनों अलग अलग अर्थ निकले। तो जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ भी अलग अलग निकले तो क्या हो जाता है? यमक हो जाता है। जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ समान रहे तो अनुप्रास हो जाता है। लेकिन जब शब्द एक बार आए और उसके अंदर कई अर्थ निकल जाएं तो वह श्लेष अलंकार है। तो सही जो कथन है वो तो यही है, ये वाला गलत कथन है। तो कथन सही पहला है लेकिन कथन 2 गलत है। सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लीजिए, एक और अलंकार, और अलंकार भी कौन से? अभी तक हम शब्दालंकार पे बात कर रहे थे, ये देखिए अर्थालंकार दिख रहे हैं आपको, है ना? नहीं, ये 2 शब्दालंकार है, ये 2 अर्थालंकार है। लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नृत जात, आंसू गिरियत जरलता, पीरे पीरे पात। आंसू गिरियत जर लता, लताएं जलने लगी हैं आंसू गिरने के कारण। बात खत्म हो गई भाई, इससे ज्यादा सोचने की बात नहीं थी। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों है? क्यों? अगर देखो यहां पर विरोधाभास हो सकता था लेकिन ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। भ्रांति मान में होता यह है कि हम भ्रांति के कारण किसी वस्तु को उसी तरह की मान लेते हैं। उपमेय को जब भ्रांतिवश उपमान मानकर उसके अनुसार कार्य करने लग जाओ तो भ्रांतिमान है। और अगर उपमेय और उपमान में आप अभी संदेह देख रहे हैं तो संदेह अलंकार है। यहां पर यमक जैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली, कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिला जो 2 अर्थ दे दे। ना ही श्लेष जैसी स्थिति देखने को मिली, है ना। यमक के अनुसार एक शब्द 2 बार आ जाए, दोनों बार अलग अलग अर्थ हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और ना ही श्लेष जैसी स्थिति बनी है कि एक शब्द के कई अर्थ निकल जाए। यहां सीधी सीधी बात चल रही है, आंसू गिरियत जरलता, आंसू गिरने से लताएं जलने लगी हैं। अरे भाई विरोध हो गया, और विरोध हो गया तो अतिशयोक्ति हुई। कभी होता है क्या ऐसा? नहीं। तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति दे दी, है ना, एकदम वियोग का आपके सामने ऐसा प्रकट किया कि अतिशयोक्ति हो गई। आइए आगे देखें, रस से प्रश्न है और रस के बहुत आसान सा प्रश्न है। पूछा यह गया है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल 8 रसों का वर्णन किया है। पहला कथन। दूसरा कथन,
रस के 4 प्रमुख अवयव माने जाते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं व्याभिचारी अथवा संचारी भाव। इसमें गलत क्या है, सही क्या है, आपको सोचना है। देखो भाई बहुत सिंपल है, रस का इतना आसान प्रश्न पूछा गया, इसलिए पूछा गया क्योंकि अधिकतर हमको लगता है क्या पूछेंगे, स्थायी भाव पूछेंगे, क्या पूछेंगे, अनुभाव के भेद पूछ लेंगे, विभाव के भेद पूछ लेंगे, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ लेंगे। नहीं, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहां क्या पूछा उन्होंने कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल 8 रसों का वर्णन किया है। 9वां रस किसको माना जाता है, शांत रस को, है ना, ये बाद में आया, शांत रस बाद में आया, 10वां रस और 11वां रस, है ना। 10वां रस किसको मानते हैं हम, वात्सल्य को। 11वां रस भक्ति रस के रूप में भी सुना जाता है। ये तीनों बाद में आए। 8 रसों की बात कहां हुई है, भरत मुनि ने की है नाट्य शास्त्र के रूप में। यही नाट्य शास्त्र जिसको हम पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगला जो पॉइंट है, अब यही भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है ना। तो उन्होंने, ये अक्सर एक ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि भाई उन्होंने किस भाव की बात नहीं की है, तो उन्होंने क्या बोला, विभाव, अनुभाव, संचारी, 3 भावों की बात की, स्थायी भाव की उन्होंने उस वाक्य में बात नहीं की थी। यहां पर हमारे सामने प्रमुख 4 जो अवयव माने जाते हैं वो हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। इसको व्यभिचारी भी कहते हैं, इसी को संचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। तो कथन दोनों सही हैं और दोनों सही होने के कारण ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बताइए, सोचिए, विचार कीजिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। प्रश्न आसान है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म नहीं है, सही नहीं है। अब देखो, मैंने कल भी, आप जब मैं फर्स्ट क्लास ले रहा था, है ना, फर्स्ट डे, तो मैंने आपसे कहा था कि देखो शब्द युग्म कई प्रकार के होते हैं। विपरीतार्थक शब्द युग्म होते हैं, है ना, एक समुच्चारी भिन्नार्थक शब्द युग्म होते हैं, एक सार्थक निरर्थक शब्द युग्म होते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म कौन सा है, जैसे आपने नाम सुना होगा चाय वाय, है ना, खाना वाना, क्लास व्लास। तो ये जो चाय वाय है, तो चाय सार्थक है, वाय निरर्थक है। इसी प्रकार समुच्चारी भिन्नार्थक शब्द कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं जैसे पानी और पानी, पानी मतलब हाथ, पानी मतलब जल, पीने योग्य, पीने के लिए पानी, है ना। तो पानी पानी, इस तरह के जो है वो क्या कहलाते हैं, समुच्चारी भिन्नार्थक कहलाते हैं। समुच्चारी, समधन उच्चारित मतलब समान रूप से उच्चारित होने वाले, भिन्नार्थक मतलब भिन्न अर्थ देने वाले, ऐसे युग्म समुच्चारी भिन्नार्थक कहलाते हैं। यहां पर जो शब्द युग्म दे रखा है, यह शब्द युग्म विपरीतार्थक है, मतलब एक शब्द का विपरीत शब्द उसके साथ दे दिया गया। जैसे उदाहरण देखते हैं, तामसिक विलोम शब्द सात्विक, चिरंतन विलोम शब्द नश्वर, कृतज्ञ विलोम शब्द कृतज्ञ। 3 सही है, 1 गलत है। कौन सा गलत है, यह वाला गलत है। आंसर इसका यह हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नहीं है, पूछा है। गुण सद्गुण, सद्गुण का क्या हो जाएगा, दुर्गुण हो जाएगा, है ना, दुर्गुण, सॉरी दुर्गुण। ठीक है, सद्गुण दुर्गुण। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 33 प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित संज्ञाओं में से पुल्लिंग की पहचान कीजिए। मैंने कहा था ना आपको, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, वचन, लिंग, है ना, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सब जगह से प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न कहां से आ गया, विकारकों में से आ गया। प्रश्न यह है कि पुल्लिंग की पहचान आपको करना है। घटा, कक्षा, कांच, दीपक, नृत्य। देखा जाए तो सामान्य सरल सा प्रश्न था, घटा बरसेगी, घटा आई, काली घटा छाई, तो यहां पर यह स्त्रीलिंग शब्द है। कक्षा चल रही है, कक्षा पढ़ाई जा रही है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये दोनों तो स्त्रीलिंग शब्द हो गए, है ना। कांच लगा हुआ है, दीपक जल रहा है और नृत्य किया जा रहा है, तो ये तीनों के तीनों पुल्लिंग हो गए। मतलब BCE, BCE कहां दिख रहा है, BCE, ये रहा BCE। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। आसान था, लड्डू प्रश्न था, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। शब्द आपको दे रखे हैं, साथ में पर्यायवाची दे रखे हैं। कौन सा शब्द किसका पर्यायवाची है, इसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए, उत्तर लगाइए, बताइए कौन सा पर्यायवाची किसका है।
अनल, अनिल, वसुधा, दिनकर। दिनकर, दिन को करने वाला। दिनकर कौन है? वायु, अग्नि, पृथ्वी या प्रभाकर। प्रभाकर मतलब प्रभा करने वाला, ये तो सही लिखा भाई। दिनकर का प्रभाकर सूर्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? दोनों सूर्य के लिए। ठीक है, तो लास्ट वाला तो D4 है। ये दिख गया यार, आंसर आ गया। देखो लॉजिक अगर आपने सही लगा दिया, अगर आप श्योर हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत, आंसर मिल गया। देखिए जरा और क्या है। अगर हम बात करें वसुधा, तो वसुधा पृथ्वी को ही कहते हैं, तो ये भी सही है ना। कहां उन्होंने गड़बड़ की? अनल और अनिल में। और अधिकतर लोग, हम लोग जो है अनल अनिल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको समझ लो। देखो समझने वाली कहानी है ये, इसको है ना, ये मत सोच लेना कि ये यही है क्या सर, नहीं, ये समझाने के लिए है। अधननिल, अधननल, नल मतलब पानी, पानी का उल्टा क्या हो जाएगा? अधननल, अनल मतलब आग, याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा है अधननिल, निल मतलब खाली, जीरो, शून्य, खत्म। अधननिल, जहां कुछ भी ना हो, ऐसा कोई है क्या? जहां कुछ नहीं वहां हवा है तो अनिल है, तो अनिल जो है वायु। मतलब इन दोनों में कंफ्यूज किया था, पहले का दूसरा, ए का बी, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से कमल के पर्यायवाची नहीं है? ध्यान देने वाली बात क्या है? पर्यायवाची नहीं है। और प्रश्न बहुत आसान है, लड्डू जैसा प्रश्न बहुत कठिन है नहीं। देखो अंबुज मैंने सिखाया है, जब आप जल के साथ में ज का प्रयोग करते हैं, जैसे अंबु, नीर, वारी, तोय, पयः, इन शब्दों के साथ ज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जलज, नीरज, अंबुज, वायुज, है ना, पयोज, तोयज। तो ये सब के सब क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। नलिन शब्द का प्रयोग कमल के लिए होता है। अरविंद शब्द का प्रयोग भी कमल के लिए होता है। तो बचे कौन से? 2। सुमन, ये पुष्प या फूल के लिए प्रयोग होता है, फूल या पुष्प के लिए प्रयोग होता है। और मुकुल शब्द जो है वो कली का पर्यायवाची। किसका है? अध खिले फूल, कली के लिए हम मुकुल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आंसर आ जाएगा डी और ई। बाकी के तीनों सही हैं। ये आंसर आएगा डी और ई, केवल डी और ई सही उत्तर बना ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आसान प्रश्न है। पूछा ये गया है कि जो व्यक्ति अधिक बोलता है के लिए एक शब्द क्या है? अब ये क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्यांश को हटाकर एक शब्द रख दिया जाए तो वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत आता है। हमारे सामने 4 शब्द हैं। पहला शब्द है वैशाख नंदन, दूसरा शब्द दे रखा है कौशिक, तीसरा शब्द दे रखा है हमको व्याख्याता, और चौथा दे रखा है वाचाल। देखिए वैशाख नंदन शब्द जो है वो गधा का पर्यायवाची है, गधा। इसको हम गर्दभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्दभ, है ना। मूर्ख के लिए भी प्रयोग होता है। सामान्य स्थिति में हम बोल देते यार तुम क्या वैशाख नंदन हो क्या, है ना। तो जब अगर आप अपने दोस्तों के साथ बात करें तो ऐसे प्रयोग मत कीजिएगा। अगर मेरी क्लास नहीं देख रहा है तो उपयोग कर सकते हैं। वैशाख नंदन मूर्ख के लिए होता है प्रयोग। चलिए कौशिक, कौशिक शब्द बहुत सारों के लिए प्रयोग होता है ना। कौशिक शब्द बहुत सारों के लिए प्रयोग होता है। ये सर्पों के लिए प्रयोग होता है और भी कई लोगों के लिए कौशिक। ठीक है, अगला वाचाल सही उत्तर बन जाएगा। वाचाल अधिक बोलने वाला, जबकि व्याख्याता व्याख्या करने वाले को कहते हैं, व्याख्या करने वाला। ठीक है, तो सही उत्तर बना ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैंने कहा था आपको इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा आएंगे और 2025 में भी ये अपेक्षित है इस तरह के प्रश्न बनना। चलिए देखिए, आसान सा लड्डू सा प्रश्न है। जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। 1 का हो गया 4। जिसकी उपमा न हो, अब इसको सोचेंगे। अनुपम है, बहुज्ञ है, जलज है। भाई जिसकी उपमा न हो अनुपम है। अनधन उपम, उपमा जिसकी न दी जा सके अनुपम है। जो बहुत जानता है बहुज्ञ या जलज, स्वाभाविक बात है बहुज्ञ। तो बचा क्या? जल में जन्म लेने वाला, जलज हो गया। आंसर आ गया, क्या हो गया? ए का फोर्थ। ए का फोर्थ यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। बाकी बी गलत, डी गलत। बी का क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। तो बी का फर्स्ट यहां नहीं दे रखा, यहां दे रखा है। सी का सेकंड दे रखा है और डी का थर्ड दे रखा है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 38।
और ये भी लड्डू प्रश्न है, द्विज का संबंध किस शब्द से नहीं है। देखो ये नहीं वाले प्रश्न बहुत आते हैं और ये नहीं पर बहुत ध्यान देना है हमको, है ना। पहले अक्सर लोग इस पे गलतियां करते थे, अब तो आप लोग सब समझदार लोग हैं, आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक करते हैं। नहीं है तो पक्षी को द्विज कहते हैं, 2 बार जन्म लेना द्विज है। चंद्रमा 15 दिन दिखता है, फिर अंधियारी रात होती है, फिर वापस जन्म लेता है, तो हम इसको कह देते हैं द्विज है। पक्षी भी द्विज है, चंद्रमा भी द्विज है, दांत भी दूध के दांत टूटते हैं फिर नए आते हैं तो द्विज कहलाते हैं। बचा कौन? तक्षक। तक्षक नाग का नाम है, तक्षक जो है वो इसका उत्तर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आप लोग भोजन कीजिए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, गाय की रंग काली है, और हिंदी ने फारसी के शब्दों को यथावत ग्रहण न करके उन्हें अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाला है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर से देखते हैं कि कौन सा उत्तर लंबा है, उसको आंसर कर दो। ऐसी बेवकूफी आप लोग मत कीजिएगा, आप लोग सब समझदार लोग हैं, इस तरह की गलतियां मत कीजिएगा। देखो यहां पर गलती है, गाय का रंग काला है ना, तो सही उत्तर क्या जाएगा? गाय का रंग काला है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से देशज शब्द की पहचान कीजिए। देशज शब्द क्या होते हैं पहले तो यहां देख लें। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। बाद में व्याकरणों ने एक और इसका भेद बनाया, वो कहलाया संकर। तो इस तरह से हमारे पास उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद माने जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब तत्सम क्या है? तो संस्कृत के शब्द, संस्कृत की तरह ही हिंदी में प्रयोग होने वाले तत्सम है। तद्भव क्या है? जिन शब्दों का हिंदी में प्रयोग होते हुए संस्कृत से थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया हो, उनमें कुछ विकार आ गया हो, वे तद्भव हैं। विदेशी शब्द या विदेशज शब्द वह हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशज कहलाए। संकर क्या है? 2 अन्य अलग अलग भाषाओं के शब्दों को साथ में प्रयोग कर लिया जाए, जैसे ऑपरेशन, कक्ष, बम, वर्षा। तो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग एक साथ होता है तो वह संकर कहलाते हैं। बचते हैं देशज। देशज या देशी शब्द वे शब्द हैं जो हमारे देश की बोलियों से उठकर प्रचलित होते हुए हिंदी में आ गए। यहां देखें क्षीर, ये तत्सम शब्द है, क्षीर का खीर हो जाता है, ये तद्भव कर दिया मैंने। पुष्प, पुष्प का तद्भव याद रखिएगा पुष्प होता है। लोग बोल देते हैं फूल, नहीं, फुल से फूल बना है ना, तो पुष्प से पुष्प बन गया। अब इसके अलावा बचा अग्नि, तो अग्नि से तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, अग्नि का तद्भव हो जाता है आग। तो बचा क्या? पगड़ी बचा। ये पगड़ी शब्द देशज शब्द है, सही उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अरे प्रश्न हो उससे पहले थोड़ी सी जानकारी क्या है? जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, जो लोग बाद में इसको देख रहे हैं, उनके लिए जानकारी। डाउनलोड कर सकते हैं आप टेस्ट कोच एप्लीकेशन, और इसमें आप प्राप्त करेंगे फ्री CUET एग्जाम मॉक टेस्ट। क्या क्या है उपलब्ध? 100% ऑनलाइन कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेड प्रिपरेशन, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक एग्जाम्स, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, स्कॉलरशिप ऑप्शंस अवेलेबल अप टू 50%। तो बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, प्लीज डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और अपने दोस्तों को भी पहुंचाइए जो लोग 12th के बाद CUET की एग्जाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं या अभी तक सोच ही रहे हैं कि करें क्या, तो उनको कम से कम इसको शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं अगले की तरफ कहानी। प्रश्न क्रमांक 41। 40 प्रश्न, 15 प्रश्न मैं करवा चुका हूं, और आपका स्कोर क्या चल रहा है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर अभी तक आपने काउंट नहीं किया तो इसको काउंट जरूर कर लीजिएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 41 की बात करें। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। देखो वर्तनी शुद्धि का प्रश्न है, बहुत आसान सा लड्डू सा प्रश्न है। स्वयंवर, 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 स्वयंवर। भैया स्वयंवर तो होता नहीं है, पूरा म तो होता नहीं है, स्वयंवर नहीं, ऐसा नहीं, स्वयंवर होता है। शब्द क्या है? सभा, जिसमें स्त्री या राजा की पुत्री स्वयं वर को
चुनेगी उसे स्वयंवर कहते हैं, उस सभा को स्वयंवर कहते हैं। और वह स्त्री जिसने अपने पति को स्वयं चुना है वह स्त्री क्या कहलाती है, यह भी याद कर लीजिए, स्वयंवरा कहलाती है। क्या कहलाती है? वह स्त्री जो स्वयंवर के दौरान अपने पति को चुनती है उसे स्वयंवरा के नाम से जाना जाता है। दो नई नई चीज पढ़ी। चलिए अगला प्रश्न है रचनाएं एवं रचनाकार पे। मैंने कहा था ना, जब तक हिंदी साहित्य को आप पढ़ेंगे नहीं, हिंदी साहित्य को जानेंगे नहीं, इस तरह के प्रश्न वहां जाके स्किप करने पड़ेंगे। अब पहले तक क्या होता था, 2024-2023 में आपको 50 प्रश्न मिलते थे, 40 करने होते थे। अभी कहानी बदल गई भाई। अब कहानी क्या हो गई? अब कहानी तो हो गई है 50 में से 50 करने की, मतलब हमको 10 प्रश्न भी छोड़ना नहीं है। देखें जरा इसका क्या उत्तर बन सकता है। ईदगाह, अरे भाई बचपन में पढ़ी थी आपने, है ना, हमीद वाली कहानी। तो हमीद वाला जो कहानी है वो तो प्रेमचंद की है, ये तो कंफर्म है। 1 का 3 कहां है? A का 1 हो गया, A का 2 हो गया, A का 1 हो गया, आंसर आ गया। जिसको एक भी सही पता है ना वो पहुंच जाएगा। चलिए मान लेते हैं, हो सकता है हमको कंफ्यूजन हो, तो दूसरा देख लेते हैं। पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद की कहानी है, बहुत प्रसिद्ध है पुरस्कार। तीसरी कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, फिल्म भी बनी है इस पे, कहानी भी बड़ी मजेदार है, बड़ा अच्छा इसके ऊपर अभिनय किया है। ये लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, है ना, गजब लिखते थे। इसके अलावा बचे उसने कहा था, और ये उसने कहा था चली गई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। तो सही उत्तर क्या बन गया? सही उत्तर हो गया A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए अब अगर इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित कहानियों में से प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है? बड़े घर की बेटी पढ़ी थी हम लोगों ने, है ना, वो देवर भाभी की लड़ाई हो जाती, भाभी बोलती मैं आज से ये नहीं करूंगी, देवर जो है वो जूता मार देता है, याद है ना? हाँ वही वाले। अच्छा, नमक का दारोगा, बिल्कुल सुनी हुई है, नमक पकड़ लेते हैं एक इंस्पेक्टर साहब दारोगा जी और खूब हड़कंप मचता है। ईदगाह अभी हमने देखा कि ये किसकी कहानी है, प्रेमचंद की है। तो आखिरी क्या बचा? पुरस्कार, और अभी मैंने आपको बताया कि किसकी कहानी थी, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अच्छे पत्र में अधोलिखित गुण होने आवश्यक हैं। अब देखो ये एक और पत्र से प्रश्न है, और प्रश्न बहुत आसान है, बहुत कठिन है नहीं। पूछा क्या उन्होंने? अधोलिखित गुण होने चाहिए। गुण कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य होना चाहिए किसी पत्र में, बिल्कुल सही बात है, उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य के पत्र लिखेंगे नहीं। दूसरा, शिष्टाचार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ खराब बातें थोड़ी लिखेंगे, शिष्टाचार के साथ रहेंगे। सहजता होनी चाहिए, सहज होना चाहिए, बात समझ में आ जाए, जो मैं लिखूं आप तक ना पहुंचे तो फिर मतलब क्या लिखने का, तो सहजता होनी चाहिए। क्या दुरूहता होनी चाहिए? दुरूहता का मतलब होता है कठिनाई, जो समझ ना आए, दुरूह हो, जिस तक आप पहुंच ना पाए, तो ये ऐसी चीजें तो लिखेंगे नहीं हम पत्र में। और पांचवी चीज, अपेक्षित त्रुटि, क्या त्रुटि होनी चाहिए उसके अंदर? नहीं होनी चाहिए। तो हमको बी और ई नहीं चाहिए, तो बचे क्या? ए सी डी। कहां लिखा है? ए सी डी, आंसर आ गया ए सी डी, ऑप्शन नंबर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 45 पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 45, अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्द में कर्मठ का विपरीतार्थक शब्द खोजिए। जुझारू, कर्मण्य, अकर्मठ, अकर्मण्य। और आंसर हो जाएगा, देखो कर्मण्य का तो अकर्मण्य हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बचा क्या? कर्मठ का हो जाएगा अकर्मठ, ये आंसर आ गया। ये आसान प्रश्न था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। जुझारू का क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति प्रयत्न ही ना करे, अप्रयत्न, है ना, तो ये जुझारू हो गया। जुझारू का मतलब होता है जो जूझता रहे, जो तैयार रहे हर एक काम को करने के लिए। चलिए, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? देखो भाई इस प्रश्न को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, पर कंफ्यूजन मत रखो। प्रत्यय के 2 ही भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कुछ लोग बोल देते हैं भाई देशी है, तत्सम है ना, तद्भव प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय। इसको सिंपल ही रखो, 2 तरह के प्रत्यय होते हैं। एक होते हैं कृत प्रत्यय, एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगाए जाते हैं, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगते हैं। जैसे
समझना इस बात को। जैसे पीने वाला, अब क्रिया के साथ लगा है वाला प्रत्यय, तो यह कृत प्रत्यय है। लेकिन अगर मैं इसको कह दूं घर वाला, तो यहां पर घर क्या है, घर एक संज्ञा है, संज्ञा के साथ लगा तो ये किसमें चला गया, तद्धित प्रत्यय में। जैसे एक और मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कह दिया लेखक, तो लिखने वाला, लिखना क्रिया है, वाला यहां पर अक प्रत्यय लगा तो ये किसके अंदर आ गया, कृत प्रत्यय में आ गया, क्योंकि क्रिया के साथ लग रहा है। जबकि मैं जैसे यहां पर एक शब्द का प्रयोग कर दूं सुनार, सोने का काम करने वाला, तो सोना, सोना संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ आर प्रत्यय लगा, ये आर प्रत्यय किस कौन से आ गया, तद्धित आ गया। तो यहां पर दो तरह के प्रत्यय होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न, आंसर देख लिया आपने, इसका दो होंगे। प्रश्न क्रमांक 47 कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है, पराजित करना, हानि पहुंचाना, चुगली करना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। देखो भाई, यहां कान काटने में बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई बात नहीं हो रही, कान काटना है, कान भरना नहीं है। कान भरना होता तो चुगली करते, ये भी नहीं है। हानि पहुंचाना कान काट के नहीं, हानि नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, पराजित कर देना। हम जब किसी को अपनी चतुराई से पराजित कर देते हैं तो कह देते हैं भैया ये अच्छे अच्छों के कान काट लेता है, मतलब पराजित कर देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 48 प्रश्न है निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द चुने। देखो, प्रश्न को पढ़ने के बाद जब ऑप्शन देखो तो आसान है। देवाधिदेव कौन है, देव अधिदेव कौन है, मेरे भोलेनाथ है, महादेव है, भगवान शिव है, मेरे आराध्य भगवान शिव, है ना। अगर देखें देवों के देव तो ये भी कौन है, महादेव है, शिव है। अब बचे कौन, भवानी नंदन, नंदन का मतलब होता है पुत्र, भवानी मां, भवानी के पुत्र कौन है, गणेश है, गणपति है, तो ये हो गए गणेश, हो गए ना, गणेश। अब बचे कौन, पुरंदर, एक पुर को समाप्त कर देने की शक्ति सामर्थ्य रखने वाले इंद्र को हम पुरंदर कहते हैं, देवेंद्र कहते हैं, सुरेंद्र कहते हैं, महेंद्र कहते हैं, है ना, और क्या कहते हैं, मधवा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए पुरंदर, सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लड्डू प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। देखा जाए तो चारों के चारों जो कवि दे रखे हैं, ये चारों के चारों मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल के कवि हैं, और रामचरितमानस जो है वो मध्यकाल की ही रचना है। एक है रामायण और एक है रामचरितमानस। अधिकतर लोग बड़े कंफ्यूज हैं, हम पूछते हैं रामायण किसने लिखी, तो लोग बोल देते हैं तुलसीदास जी ने। रामायण तुलसीदास ने लिखी, किसने लिखी, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। कबीरदास जी की अगर हम रचनाओं की बात करें, बीजक है ना। सूरदास की कविताएं सुरसारावली है। बिहारी जी के दोहे हैं, बिहारी सतसई, है ना। हम कहते हैं सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, तो ये बिहारी है। अभी उत्तर क्या बन जाएगा, आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न अगला अंतिम प्रश्न है इस पूरे 50 प्रश्नों की श्रृंखला का, और पूछा यह जा रहा है कि इनमें से शब्दालंकार कौन सा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया था, श्लेष, अनुप्रास, यमक, ये तीनों के तीनों क्या हैं, शब्दालंकार है, जबकि उपमा जो है वह अर्थालंकार है। सही उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ कक्षा हो गई समाप्त, सेशन हो गया समाप्त। कैसा रहा आज के 25 प्रश्न, कल के 25 प्रश्न, कुल 50 प्रश्नों को 50 में से पूरे 50 मैंने आपको सिखाए, मेरे ख्याल से मैंने कोई प्रश्न छोड़ा नहीं। और ये जो 50 प्रश्न है, आपका स्कोर क्या रहा वो भी बताइएगा। वहां पर क्या स्थिति है, 5 अगर सही है सारे, अगर एक गलत है तो -1। ये तरीका है चेक करने का, ठीक। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज का सेशन आपको कैसा लगा, ये प्रश्न हल करने पर आपको कैसा लग रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सीखने को मिल रहा होगा। हर एक प्रश्न बहुत कुछ सिखाता है। हम केवल प्रश्न का सही उत्तर के लिए ना बैठे, हम लोग ये देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्यों बना और यही उत्तर क्यों लगे।
है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, ताकि आपको बहुत कुछ और भी सीखने को मिल सके। फिलहाल आज की कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम। होगी अगली कक्षा में फिर मुलाकात। 2024 का प्रश्न पत्र हमने हल कर लिया, अब बारी है 2023 के प्रश्न पत्रों की। तो अगली कक्षा में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए 2023 के प्रश्न पत्र। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना। होती है अगली कक्षा में मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद।